नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सच से दूर है। 50 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी की नहीं बल्कि देश को उद्योगपतियों की चिंता है। बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। देश का आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर देश भर में संवाद किया है। गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पार्टी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। वहीं इसी दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सरकार के पेश किए गए आम बजट से एक बड़ा पैकेज हरियाणा को मिलने की बात कही। कहा कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी हरियाणा में बने, इसके लिए भी प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएंगे। हमको लाभ मिला, जैसा मैंने एक सुझाव दिया था कि प्रदेशों को जो है 50 साल का जो ऋण मुक्त यानी ब्याज मुक्त जो ऋण दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपया उसके अंदर दिया गया है। हमने उसमें से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की हुई है। हो सकता है हम उस आंकड़े तक पहुंच जाए, उस आंकड़े तक नहीं भी पहुंचेंगे तो भी जो पिछले वर्ष हमको केवल मात्र 90 करोड़ रुपया ही मिला था, लेकिन 90 करोड़ कहाँ, और हमारी हजारों करोड़ रुपए की जो मांग है, निश्चित रूप से इसको हम कहीं नहीं तो 2,000 करोड़ का तो अधिकार हमारा बनता ही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या हरियाणा में आएगी क्या? जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो एक आया है उसमें विषय, हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा क्योंकि डिजिटली बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुका है, हमने अपने सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल कर दिए हैं, परिवार पहचान पत्र का विषय बनाया है, ऑनलाइन सब चीज़ें की हैं, तो ऐसे विषयों को लेकर के डिजिटली हम जितना आगे बढ़े हैं हमारा अधिकार। गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने पौधारोपण कर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं, जबकि सिर्फ सुल्तानपुर में 100 से ज्यादा प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन होता है। वाइल्ड डिपार्टमेंट के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लेक के आसपास के इलाके को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित करेंगे। 75 साल से ज्यादा आयु के पेड़ के संरक्षक को पेंशन देंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी बनाकर 1900 तालाबों को इसी साल ठीक करने का बीड़ा उठाया है। प्रदेश के सभी 6,000 ओवरफ्लो तालाबों को साफ करेंगे। हम पर्यावरण के नाते से बहुत से काम और भी कर रहे हैं, चाहे वो वन विभाग की ओर से हो, पर्यावरण की ओर से हो, जल विभाग की ओर से हो, क्योंकि प्रकृति के जो साधन हैं उन सब का उपयोग और सदुपयोग वो सब हम करें और उसका दोहन करें, ना कि उनका शोषण करें। और इस नाते से
विशेष तौर पर हमने जो पानी को लेकर के अपनी कई योजनाएं बनाई हैं, जैसा मेरा पानी मेरी विरासत योजना मैंने बनाई, जो कृषि यानी खेती करने वाले लोगों को अपील की कि कम पानी की फसलें वो उगाएं, कैश क्रॉप्स उगाएं, खास करके धान की बजाय अन्य डाइवर्सिफाइड जो फसलें हैं उनको उगाएंगे तो पानी की बचत होगी। इस प्रकार पानी के जो खास करके तालाबों का जो हमारा स्रोत है उनको भी स्वच्छ करने के लिए हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी तालाब का जो प्राधिकरण बनाया है उसके माध्यम से भी लगभग 4,500 तालाब ये पिछले वर्ष में और अगले वर्ष में इनको सबको उसकी खुदाई करके उनके पानी को स्वच्छ करके ताकि उपयोग लायक बने और उसी में से इरिगेशन का भी उपयोग उस पानी में से करेंगे। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हमने किए हैं और खास साथ साथ टूरिज्म का जैसे आपने विषय निकाला तो हमने पीछे अपना मोरनी क्षेत्र के अंदर लेक हमारी टिकरताल लेक है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का एक जो सारा कार्य प्रारंभ किया और इसी प्रकार ये जो दोनों लेक्स हैं यहाँ भी पर्यटक जो आएंगे उनके ठहरने के लिए आवास की दृष्टि से होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत आसपास के गांव में उनको लाभ हो, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि जो लोग आए रात्रि को भी यहाँ ठहर सकें और इन सारे क्षेत्रों में पर्यटन के नाते से लोगों को भी लाभ दें। हम पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड के संरक्षण की शपथ दिलाई। कहा कि गुरुग्राम के आसपास के इलाके को भी हरा भरा बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में नई लाइफस्टाइल का मंत्र दिया, जिसकी झलक बजट में भी दिखी। स्वीडन, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल फैसला किया कि दिल्ली में बैठकर नहीं, वेटलैंड में जाकर वेटलैंड दिवस मनाएंगे। आगे भी वेटलैंड के लिए काम करना होगा। कम से कम 75 झीलों को रामसर साइट में शामिल कराएंगे। नजफगढ़ झील से हरियाणा की भूमि में सेम की समस्या आ रही है, जल्द इस समस्या को खत्म करेंगे। ये झीलें मनुष्य को, हमारी जैव विविधता को, हमारे पक्षियों को, हमारी वनस्पतियों को एक आश्रय प्रदान करते हैं और देश के बायोडायवर्सिटी का लगभग 40% भाग इस वेटलैंड से प्राप्त होता है और इसलिए इनको प्रिजर्वेशन करना, इसके लिए हम वेटलैंड मित्र बनाते हैं और ये वेटलैंड मित्र में हम स्थानीय जन भागीदारी को भी महत्व देते हैं और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भागीदारी और आर्थिक विकास के लिए भी जो हरियाणा में योजनाएं बनाई है उसका लाभ हमारे इस क्षेत्र को भी मिलेगा। हमारा ये जो नजफगढ़ का जो ड्रेन का जो विषय है, क्योंकि एक लंबे जमीन पर पानी के भराव होने के कारण, पानी के लगातार जमा होने के कारण सेम की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। गुड़गांव के भी कई जो गांव हैं जो आवासीय क्षेत्र की दृष्टि से दिल्ली में नज़दीक होने के कारण जिनका विकास हो रहा है, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद ये तय हुआ, इस पे एक साइंटिफिक कमेटी बननी चाहिए। हमारे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, एक CPCB की तरफ से भी सदस्य को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों का भी हमने नाम मांगा हुआ है, शीघ्र ही उनकी नियुक्ति हो जाएगी और एक इसका पूरा अध्ययन बना करके हम इसको किस प्रकार से इस ड्रेन की जो नजफगढ़ क्षेत्र की भी जो समस्या है उसका समाधान करें। पर्यावरण दृष्टि से हम निश्चित रूप से हमारी कमेटी का जल्दी से जल्दी एक साइंटिफिक अध्ययन करा के इस पर भी हम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम मनोहर लाल ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, तो भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने जो विकास कार्य किए हैं उन कार्यों के आधार पर पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है। मैं उत्तराखंड गया हूं, उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ के हरियाणा के बहुत से नेता और कार्यकर्ता गए हुए हैं और सब तरफ से ये समाचार आ रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के नाते से दोनों प्रदेशों में तो दोबारा सरकार बनाएंगे ही, खास करके पंजाब में भी एक अच्छी जिसको कहना चाहिए प्रगति ऐसी होगी, उल्लेखनीय कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिल करके हमारा सरकार भी बना जाए, तो इसमें भी कोई वो बात राय नहीं है। मैं जो माहौल देख करके आया हूँ, जो प्रधानमंत्री जी की सभा में जिस प्रकार से 8 किलोमीटर तक लगातार महिलाओं ने आकर के जो स्वागत किया, मणिपुर में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, लिहाजा 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। पंजाब में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार होगा। मैं भी कुछ जगह चुनाव प्रचार में जाके आया हूं। हरियाणा के 200 कार्यकर्ता पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। वातावरण बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी इनमें से 4 राज्यों में थी। गोवा में भी हम थे, मणिपुर में भी थे और हम उतरेंगे, और पंजाब में भी बहुत तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं। और पंजाब के लोग बीजेपी के इस बार बहुत खुश हैं। उनको बहुत थोड़ी सीटें लड़ने को मिलती थी, पहली बार पंख खुले हैं, तो बहुत ही अच्छा वातावरण। हरियाणा के साथ लगते राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर हरियाणा पुलिस हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती है। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार हरियाणा से उत्तर प्रदेश में शराब की तस्करी को रोका जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं करनाल उत्तर प्रदेश की सीमा पर। बात अगर सुरक्षा की जाए तो हरियाणा पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चुनावों के मद्देनजर सीमा पर शराब की तस्करी ना हो, उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े से कड़े प्रबंध पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। किस प्रकार के सुरक्षा के प्रबंध जो है सीमा पर किए गए हैं, इसको जानने के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ एएसआई जितेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, जी बताइए। तस्करी को लेकर किस तरह से आप ऐसे जी तस्करी के लिए अवैध शराब न जाए यहाँ से दूसरे प्रदेश में, इसके लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हम सब वाहनों को चेक कर रहे हैं ताकि अवैध शराब न जाए, इसलिए सुरक्षा ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो किस प्रकार के वाहन चेक किए जाते हैं? जो लोग पारिवारिक लोग जाते हैं या जो कमर्शियल वाहन है उनको भी चेक किया जाता है? हाँ, सभी को किया जाता है? कमर्शियल भी किया जाता है, खासकर जो सस्पेक्टेड होते हैं, कोई जिसमें शक हो वो देख लेते हैं। परिवार वालों को हम ज़्यादा परेशान नहीं करते, बस देख लिया गाड़ी का भाई कुछ है या नहीं तो पता लग जाता है। और कमर्शियल व्हीकल हम जैसे बंद बॉडी ट्रक हो या कोई कैंटर हो उनको हम चेक करते हैं प्रॉपर। तो कोई मामला आया है अभी, कोई इस तरह का तस्करी का मामला अभी तक आपके सामने आया? नहीं सर, अभी कोई ऐसा नहीं आया, अभी सब ठीक ठाक है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा की, तो अभी तक कोई भी ऐसा तस्करी का, शराब तस्करी का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन बावजूद इसके कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा अपनी और बढ़ा दी है ताकि शराब की तस्करी और अवैध जो है अन्य चीज़ें हैं उनकी तस्करी यहाँ से ना हो सके। करनाल उत्तर प्रदेश सीमा से गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से चौधरी बंसीलाल का और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाने के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों के नाम से संस्था चल रही है उनके फोटो हटाना गलत है। उन्होंने इस तरह की गलती करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कि ये ऐसी बात है कि ऐसी भूल नहीं की जानी चाहिए थी। ये बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छापकर बांटना चाहिए। और किसने ये गलती की है ज़रूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। महापुरुषों जिनके नाम पर विश्वविद्यालय हैं, जिन भी के नामों पर विश्वविद्यालय हैं, उन महापुरुषों का बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, बंसीलाल जी के नाम से, चौधरी चरण सिंह के नाम से, हमने जिन जिन महापुरुषों के नामों से विश्वविद्यालय बनाए हैं उन विश्वविद्यालयों का चित्र सदैव जो है उन कैलेंडरों पर रहना चाहिए। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे की किसान मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत दी जाएगी। खुद एफसीआर जो हैं हरियाणा के पीके दास जी, उनको खुद जाके मिला था और स्पेशल गिरदावरी के लिए उन्होंने भी और मैंने भी, दोनों ने उपायुक्त को भी कहा उसी समय कि भाई स्पेशल गिरदावरी कराकर जो भी सर्दी की बारिश से, पहले जल भराव से भी हमारा नुकसान रहा, इस सर्दी की बारिश से भी फिर से नुकसान हुआ है, इसकी भी गिरदावरी करा के। और मैंने जेपी दलाल जी को भी बात की जो हमारे कृषि मंत्री हैं, क्योंकि हमारा मुआवजा 2 तरह से आता है। जिनका बीमा है उनका मुआवजा बीमे से आता है, जिनका बीमा नहीं है उनका मुआवजा डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से आता है, आपदा प्रबंधन का फंड, तो उसको एफसीआर देखते हैं। तो दोनों तरीकों, दोनों चैनल पर बात की है कि किस प्रकार से किसानों की भरपाई हो। एक मुद्दा और मैंने किया है और वो मुद्दा है कि यहाँ के पानी की निकासी के स्थायी उपाय बने। तो कुछ पाइपलाइंस की वो ड्रेन्स बनाने के विषय यहाँ एक अच्छा बजट इस बार यहाँ के लिए तय किया गया है, इससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके।
सिरसा के बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष किसानों का पक्का मोर्चा का धरना आज 6वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, काटी गई पेंशन बहाल नहीं होती, नहरों में 15 दिन पानी नहीं मिलता और उनकी अन्य मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज 6 दिन हो गए हैं यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाए हुए, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके किसान आए हुए हैं, डटे हुए हैं, दिन रात यहीं पे अपना खाना बना रहे हैं और सब कुछ यहीं पे रुके हुए हैं। कल एसडीएम साहब ने बातचीत के लिए बुलाया था, तो हमारा 5 मेंबरी कमेटी जो एसडीएम साहब से मिली थी, उसके ऊपर एसडीएम साहब ने जो हमारी मांगे उसके ऊपर चर्चा की थी, बात को सुना था बड़े अच्छे से। और एसडीएम साहब ने एक हमारे से ये कहा कि आप कृपया करके ये जो धरना यहाँ पे लगा रखा है, इसको यहाँ से आप शिफ्ट कर दो, आप दशहरा ग्राउंड में ले जाओ या भगत सिंह स्टेडियम में ले जाओ। हमने कहा जी हमें कोई बैठने का शौक़ नहीं है, आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हम दशहरा ग्राउंड स्टेडियम में जाने के बजाय हम अपने घरों को लौट जाएंगे, हमें भी यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं है, आप हमारी मांगे पूरी कर दो। तो वो कह रहे हैं जी हम आपकी मांग। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में गुरुवार को बसंत पंचमी पर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव और क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। आदि बद्री में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हवन कर इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि 5 फरवरी को समापन समारोह में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह शिरकत करेंगे। बसंत पंचमी पर हर साल सरस्वती महोत्सव मनाने की परंपरा है। 5 साल पहले सरस्वती तीर्थ पर होने वाले सरस्वती महोत्सव को इंटरनेशनल उत्सव का दर्जा दिया गया था, लेकिन कोरोना के साए के चलते पिछले 2 साल से उत्सव नहीं हो पाया। इस बार भी बड़े स्तर पर उत्सव नहीं मनाया जाएगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि 4 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में सम्मेलन होगा। जब से अपनी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी हरियाणा में, जब से 2015 से सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया और उसके बाद सरस्वती को रिजुविनेशन के लिए जितने भी कार्यक्रम शुरू किए गए, उनमें से एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हम हर वर्ष सरस्वती महोत्सव मनाते हैं। और सरस्वती महोत्सव 2017 से अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और अब की बार हम सरस्वती महोत्सव अब 3 से 4-5 फरवरी तक मनाने जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती महोत्सव होगा। 3 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है वो आदि बद्री में माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी आरंभ करेंगे। वहां पर 21 कुंडीय हवन यज्ञ हमने वहां पर किया है और आरती और परिक्रमा और हमारा सारा वहां का कार्यक्रम होगा। पलवल में 4 साल से रसूलपुर रेलवे पुल का निर्माण कार्य में देरी के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। वहीं लोगों ने पुल के समीप टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के यमुनानगर नगर निगम में फर्जीवाड़े के ठेकेदार सामने आए। ठेकेदार पुनीत कांबोज और अनिल चुग ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए के टेंडर लेकर काम कर दिए। उनके फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की और जांच शुरू कर दी। यमुनानगर नगर निगम में 15 से 20 वर्षों से ये दोनों ठेकेदार लगातार निगम के टेंडर लेकर काम कर रहे थे। निगम के अधिकारी इन ठेकेदारों के फर्जी दस्तावेजों पर टेंडर अलॉट करते रहे। दोनों की ओर से की गई शिकायत की जांच की तो आरोप सही मिले। पुनीत कांबोज के पास ईएसआई और ईपीएफ नंबर नहीं था। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर के लिए अप्लाई करता था। टेंडर लगाते समय धुंधले कागज लगाता था। इसी तरह से ठेकेदार अनिल चुग ने काम के अनुभव का प्रमाण पत्र दिया हुआ था, वो फर्जी मिला। उसने जालंधर से ये सर्टिफिकेट बनवाया था। यमुनानगर नगर निगम के अधिकारियों ने जांच की तो ये भी फर्जी मिला, जबकि वो इस सर्टिफिकेट के दम पर कई विकास कार्यों का टेंडर ले चुका था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की और अब दोनों खुद ही फंस गए। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए थे जिनके पे एफआईआर रजिस्टर हुई, वो भी हमने अभी एमसी के रिकॉर्ड के तौर पे लेने हैं, पर उनको वेरीफाई किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो रिकॉर्ड इन्होंने ठेकेदारों ने दिया होगा तो वो उन्होंने एमसी ऑफिस ने गलत बताया है, तो वो रिकॉर्ड हम कब्जे में लेके उसको वेरीफाई करेंगे कहाँ से बनाया हुआ है। यानी कि कंसर्न जैसे जलंधर से बनाया हुआ है या करनाल से रिलेटेड है, जो भी वहाँ जाके ब्रांचेस से वेरीफाई करेंगे। अधिकारी की तरफ से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोवाइड नहीं करवाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हमने। देखो कि जांच में पता लगे कि आगे कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।